नमस्कार, मैं प्रियंका गहलोत प्रिया कुमार मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। लेखन का सफर की इस नई कड़ी में एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष कुछ नई बातों के साथ और एक नई किताब के साथ। तो दोस्तों, आज पुस्तक के बारे में बात करने से पहले आप सभी से साझा करूंगी कि फ्लोरेंट को हाल ही में एक हफ्ते पहले जो है 2 वर्ष पूरे हुए हैं और आप सभी की शुभकामनाओं और स्नेह के साथ में फ्लोरेंट जो है निरंतर कार्य कर रहा है आपके सपने प्रकाशित करने में। हिंदी साहित्य को सुदृढ़ बनाने के लिए और साथ ही आपके जो नन्हे-नन्हे लेखनीय सपने हैं, उन्हें प्रकाशित करने के लिए फ्लोरेंट टीम लगातार निरंतर कार्यरत है। और इसी कड़ी में हम लेखन का सफर में आपको रूबरू कराते हैं उन लोगों से जो लिख रहे हैं और प्रकाशित हो रहे हैं, किंतु अभी पाठकों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो नई कलम है जिन्हें प्रोत्साहन के साथ पहचान की भी जरूरत है। तो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से लेखिका प्राची अग्रवाल जी। उनसे पहले हम बात करेंगे उनके पाठकों से। आज हम बात करेंगे उनकी नव प्रकाशित कहानी पुस्तक उदित आदित्य की रश्मियां। इस पुस्तक के बारे में आज हम उनसे बात करेंगे और साथ ही जानेंगे उनकी लेखन यात्रा को। लेकिन उससे पहले आइए हम मिलते हैं उनके पाठकों से और जानते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं उनके लेखन के बारे में। तो मैं मंच पर आवाज देती हूँ सबसे पहले मेरठ उत्तर प्रदेश से डॉक्टर नीरज शर्मा जी को। कैसे और हैं फिर मैं आमंत्रित करती हूँ खुर्जा उत्तर प्रदेश से वर्षा गुप्ता जी को। और उसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ खुर्जा उत्तर प्रदेश से लक्ष्मी कनौजिया जी को। आप सभी को नमस्कार और लेखन का सफर कार्यक्रम में फ्लोरेंट टीम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी समय निकालकर इस प्रोग्राम से जुड़े और शोभा बढ़ाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हम आज इस कहानी संग्रह के बारे में, जैसा कि लेखन का सफर के प्रोग्राम में हमने परिवर्तन किया था कि हम लेखक के साथ साथ उनके पाठकों से भी जुड़ेंगे और उनके पाठकों से उनके लेखन के और इस पुस्तक के बारे में बातचीत करेंगे। तो इस रिव्यू के लिए हम चलते हैं सबसे पहले डॉक्टर नीरज जी की तरफ और जानते हैं कि वो क्या कहती हैं प्राची जी की लेखन के बारे में। नीरज जी, मैं आप सभी से निवेदन करूंगी एक बात का कि जब कोई एक बोल रहे हो तो कृपया करके आप म्यूट रहें ताकि बीच में डिस्टरबेंस की आवाज ना आए। जी नीरज जी। थैंक यू मैम। मैं उदित साहित्य की जो रश्मियां हैं उसके विषय में बस यही कहना चाहूंगी कि प्राची ने इसमें बहुत अच्छा प्रयास किया है। जो जीवन की छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको लेके उन्होंने इतना अच्छा लेखन कार्य किया है कि उससे आपको अपने जीवन में से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसके लिए छोटे छोटे हल भी उन्होंने साथ में दिए हैं अपनी कहानियों के साथ। तो ये एक ऐसी छाप छोड़ती है जिससे कि जो एक सामान्य मनुष्य है वो भी अपनी छोटी छोटी समस्याओं का हल ढूंढ सकता है। तो पहले तो मैं प्राची मेरी मित्र भी हैं, तो प्राची को भी बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगी और साथ में ही उनके इस प्रयास सराहनीय प्रयास के लिए उनको बहुत बधाइयां देना चाहती हूँ कि वो निरंतर ही ऐसे कार्य करती रहे जिससे कि समाज में एक सोच जागृत हो और महिलाएं जो है उन्हीं की तरह छोटे छोटे जो कार्य हैं उनसे अपनी पहचान बना सके। अच्छा कार्य कर रही है और मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह का जो कार्य है वो सभी को करना चाहिए ताकि एक नई सोच, एक नया परिवर्तन हम समाज में ला सके। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपने स्पष्ट और कम शब्दों में बहुत जी थैंक यू मैम। जी जी, आपकी थोड़ा सा ना आवाज का डिस्टरबेंस था, शायद नेटवर्क इशू है उस साइड में, लेकिन कोई बात नहीं। आपने कम शब्दों में और स्पष्ट शब्दों में बहुत सुंदर बातें पुस्तक के बारे में बताई हैं। बहुत धन्यवाद कि आप लेखन का सफर कार्यक्रम से जुड़े हैं, जुड़े रहिए। अब हम अगले रिव्यू के लिए चलते हैं वर्षा गुप्ता जी के पास और उनसे जानते हैं कि प्राची जी की इस पुस्तक और उनके लेखन के बारे में उनकी क्या राय है। वर्षा जी। नमस्कार मैम। प्राची जी की जो लेखन क्रिया है वो बहुत अच्छी है और जैसे नीरज जी ने कहा कि वो छोटी छोटी समस्याओं को उठाती हैं और उसके बारे में लिखती हैं,
तो ये सच है कि उन्होंने कुछ चीजें ऐसी लिखी हैं जो हमारे समाज में बहुत ज्यादा हो रही हैं। जैसे उनकी एक कहानी है, सही शिक्षा और संस्कार कितने जरूरी। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि पैसा रुपयों के चक्कर में जो बच्चे लोग अपने बच्चों को गाड़ियां दे देते हैं, तो उससे कितने सारे हानिकारक चीजें हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी और ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में। तो प्राची जी की लेखन क्रिया तो बहुत अच्छी है ही, और उनका जो लिखने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आता है। बस यही कहूंगी प्राची जी को, आप ऐसे ही लिखते रहे और अच्छा लिखते रहे। बहुत धन्यवाद वर्षा जी। हाँ, छोटी छोटी कहानियां हैं उनकी, और कोई भी कहानी बहुत बड़ी नहीं है, और उन्हें पढ़ते हुए आप ठहरते भी हैं। ठहराव है उनकी कहानियों में, उलझाव नहीं है, बहुत सरल शब्दों में लिखी गई हैं, जिन पर हम आगे भी बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका वर्षा जी, आप कार्यक्रम से जुड़े और आपने अपनी अभिव्यक्ति हमसे साझा की है। अब हम अंतिम पाठक की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहती हैं प्राची जी के लेखन के बारे में। हम बात करते हैं लक्ष्मी कनौजिया जी से, और हम उनसे जानेंगे कि वो उनकी क्या राय है इस पुस्तक के बारे में। जी लक्ष्मी जी। नमस्कार प्रियंका जी। जी नमस्कार। मेरे पास ये पुस्तक आई थी करीब 7-8 महीने पहले, तो मैंने इनसे समीक्षा के रूप में ली थी, और जब मैंने इनकी कहानियां पढ़ी तो सच मानो मेरे अंतर मन को सारी एक एक कहानियां छू गई। इतनी अच्छी लगी मुझे सारी कहानियां, और सारी कहानियां जो है हमारे वर्तमान परिवेश को लेकर थी, उसकी समस्याओं को लेकर थी, और उसके समाधान को भी इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसमें दिखाया है। और इनकी भाषा शैली भी बहुत अच्छी है। हमें ये लगता है कि ये हमारी घटनाएं हमारे आसपास की ही हैं, हमसे जुड़ी हुई हैं। तो जब भी मैं इनकी मेरे से भी 1-1.5 साल से ही जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम लोग खुर्जा में ही रहते हैं, तो मैं उनको जानने लगी हूँ, और तभी से ही मैं इनके लिखे हुए साहित्य को पढ़ रही हूँ। तो जो इनका साहित्य है वो वास्तविक धरातल से जुड़ा होता है, चाहे पिता की कविता हो, चाहे माता की, या कहानी कविता, तो मतलब एकदम सरल शब्दों में और वास्तविक धरातल को लेकर चलती हैं। मुझे इनकी रचनाएं बहुत अच्छी लगती हैं, और मुझे लगता है कि अपने जीवन में बहुत आगे जाएंगी। जी बहुत धन्यवाद आपका लक्ष्मी जी। आप तीनों ने ही कम शब्दों में मगर सार्थक व्याख्या की बात कही, अपनी स्पष्ट तरीके से आपने अपनी अभिव्यक्ति हमसे साझा की, उसके लिए आप तीनों पाठकों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, और फ्लोरिन टीम की तरफ से भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। तो ये थे इन पाठकों की प्रतिक्रियाएं, और अब हम बात करेंगे सीधे आदित्य की रश्मियां, यानी उदित आदित्य की रश्मियां की लेखिका प्राची अग्रवाल जी से। मैं अपनी टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगी कि आप उन्हें मंच से जोड़ें ताकि हम उनकी लेखन यात्रा पर जा सकें। नमस्कार प्राची जी, बहुत बहुत स्वागत है, और आपकी पुस्तक के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ये आपका प्रथम प्रयास है, और प्रथम प्रयास, पहला कदम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और पहले ही प्रयास में आपने काफी लोगों का स्नेह और प्रोत्साहन बटोरा है, इसके लिए भी आप बधाई की पात्र हैं। प्राची जी, कैसा लग रहा था अभी स्टेज के पीछे जो है अपने बारे में, अपनी पुस्तक के बारे में प्रतिक्रियाएं सुनते हुए? बहुत अच्छा लगा, सबने इतनी सार्थक प्रतिक्रिया दी, और किताबों को पढ़ना और उसके बाद अच्छी तरीके से पढ़ना, उसके बाद में कैसी लगी तो बहुत ज्यादा छू जाती जी, बहुत ही अच्छा लगा जी। जैसा कि आपकी हालांकि पुस्तक में परिचय तो लिखा हुआ है, लेकिन वो परिचय सिर्फ मैंने पढ़ा है, हमारे जो श्रोता हैं शायद उन लोगों ने पुस्तक नहीं पढ़ी होगी। तो मैं पहले प्रश्न की शुरुआत जो है वो एक औपचारिक प्रश्न से करना चाहूंगी, जिसमें हम आपका परिचय, आपकी शिक्षा और परवरिश कहाँ से हुई है ये जानना चाहेंगे, और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि यदि आप खुद को परिभाषित करेंगी तो किस तरह से करेंगी। जी प्राची जी। मतलब उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिला है, तो मेरा सारा बैकग्राउंड वहीं है, यहीं भी मेरा जन्म हुआ है। बुलंदशहर जिले के पास में एक छोटा सा टाउन एरिया है, यहाँ मेरा जन्म हुआ है। और
मैंने अब मैंने मेरे होता कि बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे। उसके बाद मैंने आपका प्राची जी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपका फैन वगैरह कुछ ऑन है, या तो बंद कर लीजिए या ईयरफोन लगा लीजिए। जी, जब तक प्राची जी इस दुविधा से बाहर निकल आती हैं, मैं आपको इस पुस्तक के बारे में कुछ बताती चलती हूँ। इसमें प्राची जी की इस कहानी पुस्तक है, बहुत छोटी छोटी लघु कथाएं हैं। जी प्राची जी, क्या आपने जी अब बोलिए आप। हाँ, अभी आपकी आवाज साफ है। जी, अब बोलिए। बुलंदशहर जिले से ही मेरा सारा बैकग्राउंड। बुलंदशहर जिले के पास ही एक टाउन एरिया है औरंगाबाद, वहां पर मेरा जन्म हुआ था। तो वहां से पेरेंट्स था कि बच्चे, इसलिए हमारे शहर में तो ये आवाज मेरे में आ रही है क्या? ये एक मिनट रुकिए, क्या आपको कुछ साउंड सुनाई दे रहा है बीच में टेक्निकल? हाँ जी, एक मिनट रुकिए, मैं देखती हूँ, से चेक करती हूँ। आ रही है प्राची जी? अब नहीं आ रही, अब ठीक है। हाँ जी, हाँ। तो फिर मैंने बुलंदशहर से कनेक्ट करती हूँ। जी प्राची जी, अभी बोलिए। फिर मैंने बुलंदशहर से ही पीजी तक अपना इकोनॉमिक्स में पीजी कंप्लीट किया था। फिर मेरी शादी खुर्जा हुई थी, नहीं बीएड कर लिया था मैंने शादी से पहले, कॉलेज से बीएड किया था खुर्जा। फिर शादी हो गई, उसके बाद भी मतलब मेरे अच्छे रहे इसमें पढ़ाई में, कभी भी रोका नहीं। वो नहीं आवाज डिस्टर्ब कर रही है, मैं एक मिनट देखती हूँ, रुकिए। हाँ जी मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज आ ही नहीं रही है। क्या अभी आप मुझे सुन पा रही हैं? अब आ रही है मैम, अब आ रही है। ठीक है, आप बोलिए प्राची जी, आप बोलिए। हाँ, तो फिर मैंने एमए बीएड करने के बाद मेरी शादी हो गई थी खुर्जा। फिर उसके बाद भी मैंने शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी। उसके बाद पीजी अपनी इकोनॉमिक्स में हिस्ट्री में करी थी अपनी पीजी कंप्लीट। फिर मैंने अपना एमएड भी कंप्लीट किया आईपी कॉलेज बुलंदशहर से ही।
फिर मैं मतलब बीएड कॉलेज में मैंने मतलब ज्वाइन भी किया एज ए लेक्चरर थोड़े दिन, लेकिन फिर थोड़ी सी व्यस्तता रही बच्चों के साथ में, तो फिर मुझे छोड़ना पड़ा था वो। और खुद को मैं यही जो सुनती रही। हाँ जी, आ रही मैम, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक 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 है जी जी प्राची जी, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो उसके बाद में पढ़ाई लिखाई और वो एजुकेशन के तो हो गया, और खुद के बारे में मैं यही कहूंगी कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं, और कुछ ना कुछ काम कीजिए। हर विशेष तौर पे मैं महिलाओं से कहना चाहूंगी कि हर किसी के अंदर, बच्चों से भी क्वालिटी होती है, अपनी क्वालिटी को परखिए, अपनी आपको पहचानिए आप क्या हैं। जैसे कि मुझे हर कोई कहता है कि आप जहाँ जाती हैं वहाँ खुशियां लाती हैं, जहाँ आप बैठती हैं आप पॉजिटिव एनर्जी आती है आपके पास बैठने से ही, मतलब आप एकदम से मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, अगर मैं किसी का कुछ कर पाऊँ, हेल्प करूँ, या मैं किसी को खुशी ही दूँ, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है अपने लिए। सस्ते में इसको अपना गॉड गिफ्ट मानती हूँ। जी, ये बहुत अच्छा विचार है, ये सरलता है आपकी हृदय की, और कहना चाहिए कि एक मानवता का चिन्ह है कि आप जो है खुश रहना चाहते हैं और खुश रखना भी चाहते हैं। मैं छोटी तरह से आपके साथ चलती हूँ। आपने कब कहानियां लिखना शुरू किया और वे कौन से प्रेरक कारक हैं जो आपको कहानियां लिखने के लिए प्रेरित करते हैं? जी प्राची जी। लेखन का जो मेरा था, माँ शारदा की कृपा मुझ पे बहुत अधिक रही, मतलब पढ़ाई लिखाई में तो रही, और लेखन की मुझे बचपन से ही पता चल गया था कि मेरे अंदर कुछ लेखन क्षमता है, क्योंकि मैंने सबसे पहले एक कविता लिखी थी अचानक से ही, 10-12 साल की थी जब मैं। तो उसके बाद मैंने घर पे दिखाई, सबने कहा कि हाँ, कि अब ये इसने कविता लिखी है, तो सबने प्रोत्साहित किया। उसके बाद में मैं छोटी-छोटी कविता लिखने लगी। तो अब किसी को स्कूल में प्रोजेक्ट होता था, कुछ सुनाना होता था, तो सब मेरे पास ही आते थे अपना काम लेके कि मैं उनकी कोई कविता लिख दूँ। उस समय ऐसी छोटी कविता होती थी कि पेड़ों के ऊपर लिखो या जल के ऊपर लिखो, इस तरीके की कविता छोटी-छोटी लिखी जाती थी। फिर उसके बाद में एक मतलब मेरे अंदर थोड़ा भावनात्मक स्वरूप ज़्यादा है। ये हमारे राइटर्स की खासियत भी होती है। तो उस समय एक ऐसा वाक़या हुआ, किसी दूर रिश्तेदारी में एक विक्षिप्त महिला थी। उनको मार दिया गया था, ऐसा मैंने सुना था कि उनके परिवार वालों के द्वारा, या वो ज़्यादा परेशानी थी तो उनको मार दिया गया था। तो जब मैंने इस घटना को सुना था, तो मैंने सारा इसे अपनी कॉपी पे उतार दिया। किस तरीके से उन्होंने पीड़ा सही, किस तरीके से उन्हें पीटा गया, कैसे वो बेचारी कहाँ तक वो सहे थी। तो जब मैंने वो मेरी एक कहानी बन गई एक तरीके से। फिर वो मैंने जब मेरी वो कहानी मेरे परिवार वालों ने देखी, तो सबने बहुत सराहा कि कैसे एक दर्दनाक चीज़ को और कैसे शब्दों में उतार दिया है, कि पूरी कहानी के रूप में बना के ये चीज़ घटना को उतार दिया। तो ये मेरी मतलब कह सकते हैं पहली कहानी यहीं से रही। फिर उसके बाद में हम स्कूल कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे, डिबेट वगैरह होती थी, उनमें जाते थे, पार्टिसिपेट करते थे, तो हम उसके लिए आर्टिकल्स वगैरह बहुत लिखते थे। तो लेखन थोड़ा-थोड़ा हमारा शुरू हो गया, और मतलब भाषा कह सकते हैं, और बोलने के लिए हम अपना आर्टिकल तैयार करते थे, तो उसके लिए भी हमारा लेखन प्रभावशाली या थोड़ा-सा उसमें मतलब काम करना ज़रूरी होता था। तो धीरे-धीरे हमारा ये सफ़र चलता रहा, लेकिन फिर वही शादी के बाद में घर गृहस्थी हुई और बच्चों के साथ धीरे-धीरे चीज़ें छूट गई। फिर ये रहा कि डायरी में थोड़ा-थोड़ा लिखती थी मैं हमेशा से। ये थोड़ा-थोड़ा डायरी में लिखती रहती थी, जब बच्चे छोटे थे, उनकी किलकारियाँ, उनकी लोरियाँ, तो मैं डायरी मेरी थी, तो उसमें मैं लिखती रहती थी। हमेशा कई डायरियाँ हैं, बल्कि मुझे तो अभी कभी-कभी कोई कहीं मिल जाती है, कोई कहीं मिल जाती है डायरी पड़ी हुई, तो उसमें बहुत पुरानी-पुरानी चीज़ें निकलती हैं। जी, और मतलब शायद जो है काफ़ी छोटेपन से बना है। एक तो यही है कि हमारा जो माहौल होता है, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा भावनात्मक स्वरूप बहुत ज़्यादा है, तो कोई घटना घटित होती है, तो वो मेरे हृदय पे ज़्यादा असर छोड़ जाती है। तो जब मैं खाली रहती थी, तो उसमें क्या होता था कि वो मेरे को मतलब अश्रु जल में निकलती है एक तरीके से, कि उसने मुझे व्यथित कर दिया, कि घटना घटित हुई। अब हम लेखन क्षेत्र से जुड़े हैं, तो इसको हम कागज़ पे उतार देते हैं, तो वो एक हमारा सकारात्मक प्रयास हो जाता है, और उसमें हम एक क्रिएटिविटी भी कर देते हैं, कुछ हमारा एक साहित्य सृजन हो जाता है।
तो वो हमारा एक प्रयास अच्छा हो जाता है। बल्कि जो हमारी एनर्जी थी, जिस टाइम हम नहीं लिख रहे हैं, वो हमारी नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी, भावनात्मक रूप से हम आहत हो जाते थे। अब हम इसमें अपने लेखन क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो वो जितनी भी अनुभूतियां होती हैं, वो हम कलम के माध्यम से कागज पर उतार देते हैं। बिल्कुल, ये एक संवेदनशीलता और भावनात्मक होना लेखन का पहला मुझे लगता है एक लक्षण है। किसी भी व्यक्ति में लेखिकी होने का जो है वो एक लक्षण होता है कि आप संवेदनशील होते हैं। आप अपने आसपास खासकर कहानियां गढ़ते हुए अपने आसपास के चरित्रों को, घटनाओं को अपनी कविताओं, अपनी कहानियों में शामिल करते हैं, जो कि आपकी किताब में भी मुझे देखने को मिली है। और आपकी कहानियां जो है मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है आपकी आवाज। एक सेकंड में चेक करती हूँ, अभी भी आपकी आवाज कम आ रही है? आ रही है, कम आ रही है। अच्छा, शायद आज नेटवर्क की दिक्कत है। मैं ब्लूटूथ अगर बंद कर देती हूँ तो फिर मैं आपको नहीं सुन पाती हूँ। मैं चेक कर लेती हूँ, रीचेक कर लेती हूँ, एक सेकंड। प्राची जी, अभी मेरी आवाज कैसी आ रही है आपको? हाँ, थोड़ी सी इम्प्रूव है। थोड़ा तेज आई है आवाज आपको, ये कम आ रही है? थोड़ी सी फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। तो शायद इधर से तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप विदाउट ईयरफोन बैठे हैं ना। विदाउट ईयरफोन सुन रहे हैं तो ये समस्या हो सकती है कि आवाज जो है वो कम आ रही है। मैं कोशिश करती हूँ दूसरे ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की। ये समस्या हो रही है आज। आवाज कैसी आ रही है प्राची जी? अब अच्छी आ रही है, अब बिल्कुल सही आई। लेकिन मैं नहीं सुन पा रही हूँ। नहीं, मैं तो आवाज मुझे नहीं आ पाई। हाँ, मैं एक मिनट देखती हूँ दोबारा से। मैंने दोनों ब्लूटूथ कनेक्ट किए हुए थे, दोनों में से एक में भी आवाज ठीक नहीं आ रही है। ये तो समस्या हो जाएगी। आपको? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल अच्छी आ रही है। चलिए फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं अपने श्रोताओं से और आपसे भी क्षमा चाहूंगी कि कुछ मेरा ब्लूटूथ मेरा साथ नहीं दे रहा है। इसके लिए हम कहानियों की बात कर रहे थे। आपने कहानियों के लिखने की बात बताई, आपने लेखन की शुरुआत बताई आपने, और किन छोटी छोटी परिस्थितियों से आपने लिखना शुरू किया वो बताया हमसे। हम आते हैं इसके शीर्षक के बारे में। काफी सुंदर आकर्षक कवर पृष्ठ है, उदित आदित्य की रश्मियां। और इसका शीर्षक जो है, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इस शीर्षक की कोई कहानी जो है पुस्तक में होगी, लेकिन इस शीर्षक की कोई कहानी पुस्तक में नहीं है। तो जरूर जानना चाहेंगे कि आपने क्या सोचकर कहानी संग्रह का नाम ये रखा है। इसके पीछे कोई आपकी बात हो तो हमसे साझा करें। जी, तो आदित्य भगवान सूर्य नारायण का नाम है, जो चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा बिखेरते हैं। तो मैं अपनी कहानियों के माध्यम से हमेशा प्रयास करती हूँ कुछ ना कुछ मैसेज दे, तो कहानियां शिक्षाप्रद होनी, मेरा ऐसा मानना है, कहानियों के माध्यम से ही कुछ शिक्षाप्रद संदेश प्रदान करें। दूसरा, इसमें जो आदित्य शब्द है, ये मेरे बेटे का नाम है, जिसने ही मुझे प्रेरित करा लिखने के लिए दोबारा। पहले मतलब मैंने एक बार काम छोड़ दिया था, मतलब लिखने का, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा शौकिया करते थे। लेकिन आदित्य ने कई साल तक मुझसे कंटिन्यू कहा कि आप लिखिए, क्योंकि उसको पता था कि मम्मी लिख सकती हैं। उसने मेरी डायरी देखी थी, तो वो बार बार मुझसे कहता था, मैं ऐसी उसकी बात को अनसुना कर देती थी। लेकिन उसने मुझसे बहुत कहा, उसने कहा मम्मी आप मुझे कुछ निशाने छोड़ के जाइए, आप मुझे कुछ दे के जाइए।
सब लोग जमीन जायदाद देते हैं, चीजें देते हैं, मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे कुछ दे के जाइए, आप मुझे कुछ लिख कर जाइए। तब मुझे उसकी बात बहुत मन पर लगी। फिर मैंने जब से सोचा कि मैं अब कोशिश करूंगी लिखने की, तो जब मैंने अपना ये पहला कहानी संग्रह लिखा तो मैंने उसी का ही नाम इसमें लिखा, उदित आदित्य की रश्मियां, जो चारों तरफ से ऊर्जा का भी संचार करें और कुछ ना कुछ सकारात्मक दें। ये नहीं है कि कहानी पढ़ने के बाद में लगे कि ये ऐसे टाइम वेस्ट हुआ, कुछ पॉजिटिव आना चाहिए, कुछ मैसेज होना चाहिए, कुछ फर्क महसूस होना चाहिए, इसलिए मैंने इसका बिल्कुल। कई बार अधिकांश देखा गया है कि गुरुजन, माता-पिता बच्चों को प्रेरित करते हैं, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे हमसे छोटे जो होते हैं, अनुज होते हैं, वो भी हमें प्रेरित करते हैं कुछ ऐसा करने के लिए, कुछ ऐसी पहचान के लिए जो हम स्वयं नहीं जानते हैं। तो ये एक तरीके से आपके लिए बहुत ही प्रेरक रहा कि आपके बेटे ने आपको प्रोत्साहित किया और इस रूप में आकर उसने, कहते हैं ना, ईश्वर का एक इशारा होता है, वो आपको इस तरह से मिला और आज आप लेखन के क्षेत्र में हैं और अपनी कविताओं और कहानियों के साथ अपनी जगह बना रही हैं। मैं अब कहानियों का रुख करूंगी और आपकी, जैसे कि मैंने बताया ही अभी श्रोताओं को, कि आपकी कहानियां काफी छोटी-छोटी सी हैं लेकिन गहन अर्थ लिए हुए हैं। इसीलिए एक छोटा सा लघु कथा संग्रह है। इसकी काफी कहानियां मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और उनके शीर्षक से ही जो है ये पता चल जाता है कि हाँ, इसके भीतर आपने जो है क्या लिखा होगा। जैसे एक कहानी है आपकी पूर्वाग्रह और जिम्मेदारियों का नाम पुरुष और मायके का मोह। ये शीर्षक ऐसे हैं जो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करते हैं और ये हर व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए हैं। न केवल उनके शीर्षक कहानियों के, बल्कि उनके कहानियों के पात्र, कथानक, सभी चीजें आपने बहुत सरलता से उठाई हैं, जो कि प्रभावित भी करती हैं और कनेक्ट भी करती हैं। जब कोई पाठक हमारे लेखन से कनेक्ट होता है, हमसे जुड़ता है, तब वो अच्छे से जान पाता है कि लेखक ने क्या कहने का प्रयास किया है। तो इस मामले में तो आप जो है सफल रही हैं। मैं बात करूं जिम्मेदारियों का नाम पुरुष और मायके का मोह दोनों कहानियों की, तो दोनों ही बातें ऐसी हैं। सबसे पहले पहली कहानी के ऊपर मैं बात कर लेती हूँ कि जिम्मेदारियों का नाम पुरुष में आपने जो है पुरुष की वेदना को यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। आपने बताने का प्रयास किया है कि न केवल स्त्री ही एक घर को चलाती है, पुरुष किस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं घर को न केवल चलाने में बल्कि उसको संभाले रखने में। तो आपने क्या सोचकर इस कहानी में पुरुषों के लिए ये सब बातें और जो कहने का प्रयास किया है, वो क्या सोचकर उस समय पर लिखा था? देखिए, जब साहित्य लिखा जाता है तो महिलाओं के ऊपर लिखा जाता है कि महिलाएं बहुत काम करती हैं, ये बात सच है कि कार्य करती हैं या उनको अपने अधिकार प्राप्त नहीं होते, लेकिन पुरुषों की पीड़ा भी कम नहीं होती। वो सबसे ज्यादा, एक तो ये होता है कि घर का तो जिम्मेदारियां लेते ही हैं, सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से वो ढाल होते हैं। पुरुष एक तरीके से घर की ढाल होते हैं, तो उनको बहुत काम होते हैं। एक इसमें सबसे ज्यादा जो प्रेरणादायक कारक है वो मेरी नानी जी रही। मेरी नानी जी ने कहा, एक बार ऐसी बातों बातों में कहा कि पुरुषों को कभी टेंशन नहीं देनी चाहिए, उनको बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। हम महिलाएं तो घर में रहती हैं अधिकांश और अपना चाहे कुछ भी कर लेंगी, और इनको हम टेंशन देंगे तो इनका ये जो ऑफिशियल वर्क करते हैं वो खराब हो जाता है। तो वो बात मेरे मन को बड़ी घर गई, तो मैंने इसको अपने जीवन में भी उतारा, अपने घर में भी, मतलब मैंने इस तरीके का ही माहौल बनाया कि हमारा जो परिवार का वातावरण है वो सही रहे। क्योंकि हम लोग घर पे हैं, ये लोग बाहर काम करने जाते हैं, अगर इनको टेंशन होती है तो चीजें खराब होती हैं और इनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये जो मेरी कहानी है जिम्मेदारियों का नाम है पुरुष, इसमें नव्या और नैतिक की कहानी है। ये नव्या जो है, एक मिनट, नैतिक और नव्या, मतलब नव्या हमेशा काल्पनिक दुनिया में घूमती है, जबकि वर्तमान का ये सच भी है। आज की लड़कियां ये सोचती हैं बस उनकी शादी एक अच्छे से घर में हो जाए, चाहे उनके पास कोई क्वालिटी हो या ना हो। जैसे कहते हैं मोबाइलिटी, हमारे कॉलेज में पढ़ाते समय एक शब्द सर ने बताया था कि लड़कियों की मोबाइलिटी बहुत जल्दी हो जाती है, गतिशीलता, मतलब वो एकदम से डाउन होती है तो डाउन से एकदम से ऊपर जा सकती है, उनके पास सीढ़ी है।
डाउन से ऊपर जाने के लिए। वो सीढ़ी है कि बस उनकी शादी अच्छे घर में हो जाए। एक तरीके से कहते हैं ना जैसे लक, कि शादी अच्छी तरीके से हो गई तुम ऊंचे घर में चले गई, अच्छे घर में चले गए। शादी तुम्हारी ऐसी हो गई, गलत हो गई, तुम डाउन एरिया में चली गई। तो इसमें यही है कि नव्या खुद बड़े घर से नहीं है, लेकिन उसकी सोच होती है कि अगर उसकी शादी बड़े घर में हो गई होती तो वो राज होती। जबकि उसका पति नैतिक उसे हमेशा से कोशिश करता है, खूब अच्छा सा उसको सारी तनख्वाह देता है, अपने लिए कपड़े भी नहीं बनाता। और ये बात भी सही है कि जितना भी कपड़े का मार्केट हुआ या बाजार का हुआ या जितना भी बाजार का, जितना भी कह सकते हैं, ज्यादातर महिलाओं ने होल्ड कर रखा है। पुरुषों का तो बहुत कम इसमें रहता है, कमाते पुरुष हैं, खर्च महिलाएं करती हैं अधिकांश। तो इन छोटी सी बातों को मैंने अपनी कहानी के माध्यम से उतारने की कोशिश की है इसमें। फिर जब परेशानी हो जाती है, फिर रो धोने के बाद में उसके बाद में फिर जाते हैं कि वो ही हेल्प कौन करता है, लास्ट में उसका पति ही उसको सपोर्ट करता है, नैतिक। तो ये कहानी मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मैं अपने सभी श्रोतों से कहना चाहती हूँ कि आप भी ये किताब पढ़िए। आपको कहानी पढ़कर पता चलेगा क्या कहानी है। जी प्राची जी, आपने इसमें पुरुष वर्ग का जो पक्ष रखा है वो अच्छे से रखा है, आपने बताया है, क्योंकि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक है। लेकिन क्या आपको, मेरे मन में अभी अभी ये प्रश्न आया आपके उत्तर को सुनने के बाद में, कि जिस तरह से पुरुष काम करते हैं, वर्किंग वुमेन्स भी हैं आज के समय में और पुरुष भी हैं, तो जिस तरह के मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत पुरुषों को है उसी तरह से स्त्रियों को भी है, ये मेरा मानना है। तो उन पुरुषों के लिए आपका क्या संदेश होगा जिनकी जीवन साथी भी जो है वो जॉब करती हैं, उनका एक कहना चाहिए कि वो भी ऑफिस जाती हैं, वर्किंग हैं, उनको भी अपने कार्य क्षेत्र में चीजों को संभालना पड़ता है, तो उन्हें वहां मानसिक तनाव यदि घर की तरफ से मिलेगा तो वो नहीं कर पाएंगी, तो वहां क्या करना चाहिए, आपकी क्या राय है? मेरी यही है कि पुरुष और स्त्री दोनों ही गाड़ी के दो पहिए हैं घर गृहस्थी चलाने के लिए। अगर महिलाएं भी काम कर रही हैं, पुरुष भी काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। अगर वो आर्थिक क्षेत्र में भी काम कर रही है तो पुरुषों को थोड़ा सा घर के काम में भी अपना कोऑपरेट साथ करना चाहिए। ये नहीं है कि आप ऑर्डर बजाए ऑफिस से दोनों जने आए, तो ये जरूरी तो नहीं कि एक जना बनाएगा। आप कर सकते हैं, थोड़ा सबसे ज्यादा सामंजस्य की जरूरत होती है इस मामले में, कि आप एक सबसे बड़ी बात, इससे भी ज्यादा इसमें एक कहानी और भी है, विश्वास की भी जरूरत होती है। सबसे ज्यादा तो पुरुषों की मानसिकता ही इस बात में बहुत खराब होती है कि अगर महिलाएं जो बाहर काम करती हैं वो उन पर उल्टे सीधा सा शक करते हैं, या इस तरीके की मैंने बहुत घटनाएं भी देखी हैं। सबसे ज्यादा ये है कि अगर मोरल सपोर्ट दें पुरुष महिलाओं को तो वो सबसे बेस्ट होगा। अगर उन्हें आजादी होगी, स्वतंत्रता होगी कि आप उनके साथ खड़े हैं, उनकी ढाल बनकर ही खड़े हैं, तो वो उनके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट वो होता है। महिलाएं कभी काम से नहीं घबराती, वो घबराती हैं उल्टे सीधे उनके ऊपर जो व्यवहार और आरोप लगाए जाते हैं। आप उनसे काम को कहिए, वो काम को कभी मना नहीं करेंगी, लेकिन आरोप अगर आरोप जब चलता है तो वो मन को खुला देता है। बिल्कुल, सामंजस्य की ही बात होती है, वो चाहे वर्किंग वुमेन हो या वर्किंग हस्बैंड हो, मैन हो, आप उसमें सामंजस्य कैसे बनाते हैं। पति पत्नी की जो बात आती है, एक समय था कि जब खाली स्त्रियां घर संभालती थी, आज का समय ऐसा है कि पुरुष भी बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। लेकिन हम यहाँ ये नहीं कह सकते, लेकिन अभी भी हमारी भारतीय परिस्थितियों में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जहाँ पुरुष ही जो है घर चलाते हैं, कमाते हैं, और बहुत अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि बहुत बदलाव आ गए हैं, लेकिन क्योंकि ग्रामीण प्रधान देश है हमारा, तो वहां अभी भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सिर्फ स्त्रियां घर संभालती हैं और पुरुष वर्ग बाहर काम करता है। तो चाहे स्त्रियां घर के अंदर काम कर रही हो या घर के बाहर काम कर रही हो, मानसिक स्वास्थ्य न केवल पुरुषों के लिए जरूरी है, उतना ही जरूरी मैं स्त्रियों के लिए भी मानती हूँ। अगली जो कहानी आपकी है मायके का मोह, तो इसमें आपने दिखाया है जिस स्त्री की आपने बात कही है जो अपनी बेटी को उसकी नानी के घर में छोड़ती है, और जिस अधिकार से वो छोड़ती है वो ये समझती है कि मेरा भी अधिकार है मायके पर, और उसका मोह किस तरह से भंग होता है उसको आपने बड़ी खूबसूरती से वहां और बड़े सरल शब्दों में, वैसा लगता है जैसे अपने आसपास ही वो घटना कहीं घटित हुई हो, तो उसको लिखते हुए यहाँ बेटियों के नाम क्या संदेश देना चाहेंगी, मैं ये जानना चाहूंगी। देखिए, जब ये मैंने कहानी लिखी तो मैंने बहुत जगह देखा है कि जब बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं तो बहुत से बच्चों को रिश्तेदारियों में छोड़ दिया जाता है कि वो रिश्तेदारियों में रह लेंगे,
और वहां पे वो पढ़ाई लिखाई अपनी अच्छी तरीके से कर लेंगे। लेकिन मैंने इसके काफी मतलब मैं कह सकती हूँ अच्छे रिजल्ट नहीं देखे हैं। जो रिश्तेदारी में बच्चे रहने जाते हैं तो उनको जितना मतलब सपोर्ट या प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। शुरू में बस यही कहना है कि जैसे कि 2-4 दिन के लिए तो मेहमान अच्छा लगता है, वो साल 2 साल रहने आ जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसमें यही है मायके का मोह। माँ तो ये सोचती है कि मेरा मायका है तो मेरी बच्ची मेहमान नहीं है, ना मैं मेहमान हूँ। लेकिन जब परिवार में आप तो यहाँ से चले गए, दूसरे लोग आ गए, भाभियां आ जाती है और नए मेंबर उस परिवार में आ जाते हैं, तो परिवर्तन आ जाता है स्वाभाविक रूप से। उसके बाद में महिलाओं के लिए यही है कि मायके से वो जुड़ती तो बहुत हैं, उनका टच बहुत रहता है, लेकिन धीरे-धीरे वहां की तरफ से परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। तो ऋचा को तो था कि इस कहानी की जो नायिका है ऋचा, जो दिल्ली रहती है, कि मैं अपनी बेटी को जो है छोड़ दूंगी। लेकिन वहां पे उसको जब उसकी भाभी तन्वी होती है, वो अपनी जो वेदिका है उसको कामकाज में लगा लेती है, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। जबकि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत सपोर्ट करते हैं पढ़ाई लिखाई में। अगर उनके घर में काम होता है, बच्चे का पेपर है या बच्चा पढ़ रहा है, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। किसी रिश्तेदारी में भेजोगे तो उनको इतना अहमियत ही नहीं होती कि बच्चा पढ़ रहा है। तो मैंने इन चीजों को इसमें उठाने की कोशिश की है। और एक मायके का मोह गाँव में वो खैर कभी होता है, हमेशा महिलाएं वो यही से जुड़ी हैं, वहां उन्होंने जन्म लिया होता है, 20 साल 25 साल जिसका जो भी पीरियड रहा वो रहती है, तो उनका हमेशा से एक जुड़ाव होता है मायके से, हमेशा ज्यादातर महिलाओं का होता है। लेकिन मैंने ये भी देखा कि जुड़ाव होता है, लेकिन कसक भी धीरे धीरे सबको लगती ही है, किसी को कम किसी को ज्यादा। हो सकता है कि कुछ महिला थोड़ी लकी हो तो ना लगी हो, तो उनका मायका बिल्कुल ये बेसिक बातें हैं जिंदगी की और रिश्तों की, जो आपने अपनी कहानियों में बुनने का प्रयास किया है और काफी हद तक आप सफल भी रही हैं। जैसे कि आपकी जो पहली ही कहानी है, एक स्त्री तराशती अपना वजूद, तो इस कहानी में आपने जिस तरह से बात रखी है देवरानी और जेठानी के संबंधों के बीच में, और ससुराल में पक्ष प्रतिपक्ष की बात आपने जहां रखी है कि एक वर्किंग है एक नॉन वर्किंग है, उसके साथ में किस तरह से अवहेलना की जाती है, तो उन बातों को आपने सरल बातों से और कहना चाहिए वाक्यों से यहाँ पर साझा किया है। तो मन में आया कि मैं जानूं आपसे कि एक लेखक हैं आप, बतौर लेखिका हैं, शिक्षिका हैं, समाज सेविका भी हैं, तो आप अच्छे से समझती हैं कि एक स्त्री को जो है वर्तमान समय में आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना कितना जरूरी है, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैं तो यही कहना चाहूंगी, आर्थिक रूप से महिलाओं को समर्थ होना बेहद ही जरूरी है। मेरे पिताजी की भी हमेशा से ये सोच थी कि लड़कियां पढ़े लिखें और अपने पैरों पर खड़ी हों। वो हमारी परिस्थितियां रही, लेकिन वैसे भी मैं भी आर्थिक रूप से समर्थ हूँ ऐसी बात नहीं है। मैं थोड़ा सा अलग भी कार्य करती हूँ, टीचिंग में नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा कुछ और भी बिजनेस वगैरह है तो मैं उसमें भी कार्य करती हूँ। लेकिन वो बहुत जरूरी है वो उनके लिए, क्योंकि जब हम आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता, हमारे ऊपर इतना दबाव नहीं होता कि जैसे कि हम एक तरीके से एक मजबूत होता है स्तर, वो हमारे को प्राप्त होता है। हमें कोई चीज खरीदनी है या हमें कहीं जाना है तो हमें जरूरी नहीं है कि हम हमेशा पूछें, हम अपने मन की कर सकते हैं आर्थिक रूप से, अगर हम अपने आप को मजबूत बनाते हैं। तो मैं सभी बेटियों से ये कहना चाहती हूँ, खासतौर से महिलाओं से, चाहे आप कम कमाएं लेकिन थोड़ा सा आप अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत रखिए। हमारे समाज में प्रॉब्लम ही क्या है, ये मेन प्रॉब्लम होती है कि मेरे परिवार में तो बहुत पैसा है, मेरा परिवार तो लाखों रुपए कमा रहा है और मैं कमाने जाऊंगी तो मैं 10,000 या 20,000 कमाऊंगी, तो वो एक छोटा अमाउंट करके उसको रोक दिया जाता है। लेकिन वो अगर वो 10,000 भी कमाएगी तो उसको 10,000 बहुत उसको खुशी देंगे, चाहे उसके परिवार में लाखों रुपए हो, लाखों रुपए का काम हो, लेकिन वो फिर भी किसी के यहाँ पे कितना ही पैसा हो, सबको देने में बहुत। मैंने इस पे कई कहानियां लिखी हुई हैं कि जब वो पैसे मांगे जाते हैं ना तो एक ऐसा से दिया जाता है, महिलाओं को तो अपने घर के काम की कभी कीमत मिली ही नहीं, जिसे कहते हैं बेरोजगारी। मैंने इस पे कविता भी लिखी है कि महिलाएं जिस दिन अपने श्रम की कीमत जान जाएंगी ना, तो जब
ये जो समाज है इसमें परिवर्तन बहुत तेजी से होगा। यहाँ भारतीय महिला और से भावनात्मक रूप से अपनी परिवार देह और प्रजनन, ये शब्द है, देह और ये सारी गतिविधि देह से संबंधित है। पहले अपने आप को सजाना, संवारना और देह से ही कार्य अपना सब चीज लेना, और उसके बाद में वो जब प्रजनन आ जाता है तो बच्चों की गतिविधियों में पूरी जिंदगी निकाल देने के बाद अगर इन सबसे उठकर अगर नारी अपने बारे में कुछ सोचे और आर्थिक निर्भरता उसके जीवन का मुख्य ढाल हो तो उसका जीवन कुछ और होगा। उसे हर बात में किसी से ये पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि मैं ये कर लूं, मैं ये खरीद लूं। वो एक तरीके से मालिक होगी। मालिक बनने की बात हो या ना हो, यहाँ मैं समझती हूँ कि आर्थिक स्वतंत्रता स्त्रियों के लिए इसलिए भी जरूरी है कि कहीं ना कहीं वो आपके आत्मविश्वास का भागीदार होता है, और बहुत जरूरी होता है कि आप अपने एक ऐसा व्यक्तित्व बनाए जिसे पहचान शब्द भी कहते हैं, कि आपकी स्वयं के लिए एक पहचान होनी बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर। और जी जी प्राची जी, कविता भी लिखी हुई है इस विषय पे मेरी। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। तो आपसे बहुत सुंदर और सार्थक बातचीत आपकी पुस्तक के बारे में रही। तो मैं आपसे निवेदन भी करूंगी कि यदि कोई छोटी सी, क्योंकि काफी छोटी छोटी आपकी कहानियां हैं, यदि आप पढ़ें तो हमारे श्रोता भी सुन सकेंगे। मैं अपनी तरफ से म्यूट कर लेती हूँ और आप एक छोटी सी कहानी हमसे साझा कर सकती हैं। जी देखो, मैं एक छोटी सी कहानी, ये आज के पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने बच्चों को प्रेशर देते हैं सब्जेक्ट चुनने के लिए। ये कहानी उस विषय पर है, उड़ने को दे खुला आसमान। आज आशी को भारत सरकार की तरफ से पदक मिलने वाला था। घर में चारों तरफ खुशी का माहौल है, सबको फक्र हो रहा है आशी पर। घर में हर व्यक्ति तैयार हो रहा है कि कोई कमी न रह जाए। इतने बड़े समारोह में जाना है, कितना फोटो सेशन होगा, सब समाचार पत्र पत्रिकाओं में फोटो निकलेंगे। और आशी शांत सी साधारण कपड़ों में तैयार होकर आ गई। परिवार के सभी जन आशी को सिर आंखों पर बिठा रहे हैं। यह देखकर आशी के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ जाती है। आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व की बात है, जब इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के बाद आशी ने फाइन आर्ट में दाखिला लेने की बात की तो घर पर सभी ने उसका पुरजोर विरोध किया। उसकी मम्मी ने कहा, हमारे घर से सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर निकलते हैं, कलाकार नहीं, और कलाकारों की औकात ही क्या होती है, आर्ट्स पढ़कर हमारा नाम डुबोना है क्या। आशी ने सबको समझाया कि उसकी मैथ और साइंस में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, उसका ध्यान केवल कलात्मक चीजों में ही लगता है। प्रकृति के नजारे उसे बहुत भाते हैं। बड़ी मुश्किल से उसने दादी को मनाया। दादी ने सबको समझाकर कहा, अरे लड़की ही है, आर्ट्स पढ़ लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा, शादी करके अपने घर जाएगी। और रही बात डॉक्टर और इंजीनियर की, तो पैसे के बल पर मनचाहा दामाद खरीद लेंगे। तब जाकर उसका प्रवेश बीएचयू में फाइन आर्ट्स में हुआ। गंगा किनारे घर की दुनिया से दूर आशी की कला और निखरती गई। अच्छे गुरुजनों और सहपाठियों के मार्गदर्शन से आशी कला के क्षेत्र में आगे बढ़ती चली गई। उसकी कलाकृतियां देश और विदेश में फैलती चली गईं। आज उसकी कला की उपलब्धियों से ही भारत सरकार द्वारा उच्च सम्मान प्रदान किया जाना था, जिसकी वजह से आज पूरे घर वालों का सीना चौड़ा हो रहा था। हर बच्चे में अलग प्रतिभाएं छुपी होती हैं, सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं। डॉक्टर और इंजीनियर से भी हटकर करियर के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। होड़ और दिखावे के नाम पर बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। अपने बच्चे की अहमियत को समझते हुए उसकी प्रतिभा को निखारें। उड़ने के लिए देख खुला आसमान, पर कतरने के लिए तो दुश्मन ही बहुत हैं। बहुत सुंदर कहानी है और बहुत ही प्रेरक शब्दों के साथ प्रेरक संदेश देती हुई ये कहानी है। यहाँ भले एक लड़की की बात कही हो, लेकिन हाल ही में वर्तमान समय में हम लड़कों को भी बेरोजगारी से और उन चीजों से जूझते देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं यदि उन पीछे की परतों में जाएं, उन बातों को जानें कि उनको अपने मन का विषय चुनने की आजादी नहीं मिली हो, ये समस्याएं होती हैं। हम कंपैरिजन के नाम पर अभिभावक बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा जोर डाल देते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, इसको छोड़कर हम सिर्फ चमक दमक की बातों पर जो है ध्यान देते हैं। जी, आज के
जमाने में भी स्कूल में ये होता है कि बच्चा साइंस पढ़ रहा है तो वो होशियार बच्चा पढ़ रहा है, अगर बच्चा कॉमर्स में है तो वो मीडियम है, अगर वो आर्ट्स में तो वो डफर है। ये लोगों की सोच है, जबकि सिविल सर्विसेज में सबसे ज्यादा आर्ट्स वाले लोग जाते हैं। लेकिन जो एक वर्ग है उसकी ये सोच बनी हुई है कि बस साइंस पढ़ना है, साइंस पढ़ के ही बच्चा हमारा कुछ करेगा, चाहे बच्चे का मन नहीं हो। मैं अभी कितने पेरेंट्स को देखती हूँ, उनके बच्चे का मन नहीं है, लेकिन उसे तो इंजीनियर में भेजना है, उनको मेडिकल में भेजना है। बल्कि कई बार इस तरीके के घटनाक्रम भी होते हैं कि बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं इन चीजों के चक्कर में, क्योंकि उनका प्रवेश गलत चीजों में हो जाता है, उनकी इंटरेस्ट नहीं होती या उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ पाते हैं, तो उनको लगता है कि परिवार शिक्षाओं पे खरे नहीं होता। तो इसलिए प्रेशर खुद लें ना बच्चे। जी, बहुत प्रेरित करती आपकी कहानियां हैं और मैं हमारे श्रोताओं से भी कहूंगी कि आप जरूर ये पुस्तक मंगाएं। बहुत छोटी छोटी कहानियों के साथ में है और लगभग इसमें 30 कहानियां हैं प्राची जी की और बहुत खूबसूरत कहानियां हैं, छोटी मगर यथार्थ के परिक्षेप में लिखी हुई कहानियां हैं। तो जरूर आप पढ़ें, मंगाएं इस पुस्तक को और प्राची जी का प्रोत्साहन करें। बहुत धन्यवाद के साथ मैं आपसे कहूंगी प्राची जी, आपने अपना समय दिया और हमसे अपनी लेखन यात्रा साझा की है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। बस चलते चलते मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, यदि हमारे श्रोताओं के नाम कोई संदेश हो या कहानी लेखन संबंधित आपकी कोई टिप्स हो तो जरूर हमसे साझा करें। कहानी लेखन में मैं यही कहना चाहूंगी कि कहानी लिखना मतलब कोई ज्यादा हार्ड काम भी नहीं है, आप कोशिश करें तो लिख सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना मन का क्षेत्र विकसित करना होता है, मन को मतलब थोड़ा सा आप चीजों को गहराई से देखें। जहां आपने चीजों को गहराई से देखना शुरू होता है या वो चीजें हमारे दिमाग में, हमारे दिल पे असर करती हैं, तो हम उसके बारे में ज्यादा अच्छा लिख पाते हैं। और मैं ज्यादा लंबी कहानी लिखने में विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे पाठक जो होता है, पाठक वर्ग उब जाता है। पाठक कहानी ऐसी हो, इतनी सीमा हो कि उसमें अनावश्यक विस्तार ना हो, पाठक उसको तारतम्यता सी बनी रहे, पाठक लास्ट तक कहानी को पढ़ पाए, मेरी ये होती है। और सरल भाषा, मैं कोई क्लिष्ट भाषा ना मैं अपनी कविताओं में प्रयोग करती हूँ और कहानियों में भी बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा प्रयोग करती हूँ। बल्कि मैं कहानियां जो लिखती हूँ वर्तमान परिवेश को देखकर ही लिखती हूँ, जो कहीं घटना घटित होती है या मेमोरी में कह सकते हैं कि पास्ट में हमने कहीं कुछ सुना या हमारे दिमाग में कोई कहीं की घटना या बात याद रह जाती है, तो वो हमारी कहानी का रूप धारण कर लेती है। जैसे मायके का मुंह में भी हमने खुद ये देखा, बच्चों को दूसरों के घर पे छोड़ देते हैं तो वहां पे बच्चों का इतना डेवलपमेंट नहीं होता जितना अपने खुद के पेरेंट्स जो बच्चे को दे पाते हैं। तो इस तरीके से। और मैं एक ये कहना चाहूंगी चेतना मंच के लिए ही कि मेरा जो सबसे पहला साझा संकलन बना था वो चेतना मंच की तरफ से बना था, परवाज कलम की। तो यहाँ से मेरा मतलब मेरा प्रथम संकलन यही है, मैंने इसको मेंशन भी किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें प्रथम साझा संकलन ये मेरा बन के आया था। तो मेरा इसके बाद से शुरू हो गया था, धीरे धीरे 20 से ज्यादा साझा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। एक उसके बाद मेरा ये बना था स्पर्श धूप छाव जिंदगी की, जिसमें कविताएं थी। उसके बाद धीरे धीरे चलना शुरू हो गया हमारा लेखन का। अब मेरे 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, एक ये है, एक और हरे तरीका ये बन चुका है मेरा, ये वाला कहानी संग्रह भी बन चुका है। और जैसे बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्राची जी, और आप इसी तरह से लेखन यात्रा पर चलती रहें और नए नए मुकाम हासिल करती रहें। हमारी और फ्लोरेंट पब्लिकेशन की चेतना मंच की आपके लिए यही शुभकामनाएं हैं। और बहुत अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, और मुझे आशा है कि आपको भी हमारे साथ अपनी लेखन यात्रा को साझा करके बहुत खुशी हुई होगी। मैं धन्यवाद देती हूँ आपका फ्लोरेंट टीम की तरफ से, और साथ ही आपके पाठकों को भी धन्यवाद देती हूँ कि वो हमसे जुड़े और लेखन के सफर की शोभा बढ़ाए। तो दोस्तों, लेखन के सफर के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई थी प्राची अग्रवाल जी, खुर्जा उत्तर प्रदेश से। हमने उनकी पुस्तक उदित आदित्य की रश्मियां पुस्तक पर बात करी। ये एक लघु कथा संग्रह है, आप इसे जरूर मंगाएं, जरूर पढ़ें और प्रोत्साहित करें। नवीन रचनाकारों के लिए लेखन का सफर कार्यक्रम बना रहेगा आपके साथ, और जल्दी ही हम हाजिर होंगे किसी नई पुस्तक और नए लेखक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और लिखते रहें, पढ़ते रहें। विदा लेते हैं, नमस्कार।